नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। भारत डिजिटल हो रहा है। सरकारें अपनी सभी योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रही हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के साथ जिनके लिए ये योजना बनाई जा रही है, क्या उनके लिए सुलभता से उपलब्ध हो पाएंगी? शिक्षा की बात करें, कृषि की बात करें या रोजगार की बात करें, हर विभाग, हर मंत्रालय यही कोशिश कर रहा है कि उसकी सारी योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाए, लेकिन लोगों तक उसकी पहुंच अभी तक भी नहीं हो पा रही है। क्या इसकी वजह हो सकती हैं? क्या इनके निदान हो सकते हैं? सरकारें इसकी तरफ से क्या कोशिश कर सकती हैं और क्या कोशिशें की गई हैं? क्या कमियां हैं? इन सबको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं। भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं और एक आईटी और साइबर एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अ, सबसे पहले मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री की आज की योजनाओं की अगर बात करें तो उन्होंने ई क्लासेस जो हैं, ई लर्निंग, उसको लेकर कुछ योजनाएं शुरू की हैं, ई कक्षाएं शुरू की हैं। इसके अलावा किसानों के लिए ऋण को लेकर ई पोर्टल शुरू किया गया है। सारी योजनाएं इस फॉर्मेट में आ रही हैं, लेकिन क्या राजस्थान की अगर हम खास तौर पर बात करें, आपको लगता है कि उससे पहले की जो जरूरी तैयारियां होनी चाहिए थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने से पहले, हमें धरातल पर जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो पूरे हैं? क्योंकि अभी भी जब हम पीओएस से किसी को राशन देते हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि छत पर खड़े होकर तार को ऊंचा पकड़ के और मोबाइल नेटवर्क लाना पड़ता है, तब जाकर तो लोगों को राशन मिलता है। तो ऐसे माहौल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या उससे पहले की तैयारियों को नहीं किया जाना चाहिए? प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने दूरसंचार क्रांति, टेक्नोलॉजी क्रांति देश में लाने का प्रयास किया 1985 से, जिसके कारण आज हम इस पे बहस भी कर रहे हैं, इस चीज पे डिबेट भी कर रहे हैं। राजस्थान में इस चीज का प्रारंभ किया गया। किसानों के लिए सबसे पहले राजस्व दिवस बनाया गया 1955 के बाद। आज खुशी का मौका है किसानों के लिए कि ये चीज आरंभ हुई। मैं खुद किसान हूं, मुझे पता है जमाबंदी लेने के लिए, गिरदावरी लेने के लिए कितने चक्कर, पटवारी के घर जाओ, सुबह वो कह देगा कलेक्टर आ रहा हूँ इतने बजे वहां आओ, नहीं तो कह देगा मैं फलाने गांव में वहां लेने जाओ, तो इतनी दूर दूर चक्कर लगाने पड़ते थे। अब क्या हुआ, अब पुरानी चीज पे हम जाएं तो अगर आशीष जी को आपको ध्यान होगा तो पहले बिजली पानी के बिल जमा कराने के लिए भी लाइनें लगानी पड़ती थी। जब से लोक मित्र, ई मित्र आए, मैं किसी सरकार पे नहीं, सबने विकास किया है देश का, क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में आरंभ हुआ था, इसलिए उनके ऊपर ही जाएगा, उन्होंने क्रेडिट उन्हीं के जाएगा, या उनको अपन सल्यूट करें। बाकी सब सरकारों ने प्रयास किया है। लेकिन ई मित्र होने के, लोक मित्र खुलने के बाद से आप देखिए कि ऑनलाइन भी, आजकल तो ऑनलाइन भी, कोरोना काल के बाद ऑनलाइन भी बिजली के बिल, पानी के बिल जमा हो रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा लोगों को हुई है, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आई है और सुविधा भी बहुत हुई है। ऐसे ही जयपुर की 17 तहसीलों में आरंभ किया गया है, तो ये तहसीलों के अंदर बड़ा आरंभ, बहुत 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 बढ़िया, किसानों को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अपने, मान लीजिए घर पे उसके साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है गांव में किसान के पास, तो वो लोक मित्र पे जाकर के, ई मित्र पे जाकर के अपनी गिरदावरी, खसरा गिरदावरी और जमाबंदी की नकल ले सकता है ई सिग्नेचर के साथ। अभी लोकमित्र हम के जो क्या हाल लेते है हैं, वरुण जी? सबको पता है लोकमित्र के क्या हाल है, सबको पता है। देखिए, नहीं नहीं, मैं एक लेता बीच हूँ का साहब, मीडियम लेकिन निकालकर इसमें आप लोगों तक मेरी पहुंचा तो बात रहे तो हैं, लेकिन सुना, मेरी जी। बात तो पूरी हो जाए, फिर आपकी बात का भी उत्तर दूंगा। ई मित्र में क्या होता था कि जैसे जमाबंदी या गिरदावरी लेते थे, ई सिग्नेचर नहीं होता था, इसलिए आपको फिजिकल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा पटवारी के पास या तहसील में। आप जमा कराओगे अपना फार्म, फिर वो साइन करके ठप्पा लगा के देंगे। इस चीज से बहुत बड़ी निजात किसानों को मिलने वाली है, इससे बहुत फायदा उनका होगा, उनका समय बचेगा। अब आप जो बात करना चाह रहे हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत देश में बढ़ चुका है, लेकिन जो इंटरनेट स्पीड की बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है, वो राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। वो केंद्र सरकार को ही जगह जगह, जो हमारी कंपनियां, जो आजकल प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, उन कंपनियों को टावर लगाने पड़ेंगे, उनकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो केंद्र सरकार को ही देखना होगा, राज्य सरकारों ने ये चीज कर दी है। और हो सकता है केंद्र सरकार भी डिजिटल इंडिया के लिए, प्रधानमंत्री ने योजना आरंभ की थी कुछ समय पहले, तो उनका भी इसमें फोकस होगा कि जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी गांव गांव नहीं पहुंचेगी, जब तक क्या होगा। वैसे तो सर, बजट में वायर्ड भी इन्होंने, कनेक्टिविटी भी नहीं है अभी तक तो। ऑप्टिकल वायर्ड कनेक्टिविटी, अगर मान लीजिए सरकारी दफ्तर की मैं बात करता हूं, सरकारी दफ्तर में अगर कनेक्टिविटी करनी है राज्य स्तर के सरकारी दफ्तर में, वो तो वायर्ड कनेक्टिविटी होती है, तो वहां तो वायर्ड कनेक्टिविटी भी नहीं है। मैं सिर्फ इंटरनेट की स्पीड की ही बात नहीं कर रहा हूं, बाकी दूसरे संसाधनों, ट्रेनिंग व्रेनिंग सबकी मैं बात कर रहा हूं। हमने उन व्यक्ति तक इंटरनेट की तो पहुंच बना दी है, लेकिन उनको टेक्नो से भी कैसे बनाए, उसको लेकर अभी तक कोई ट्रेनिंग को लेकर कोई मॉड्यूल प्रदेश सरकार का सामने नहीं आया है। नहीं नहीं, अपने योजना आयोग में पूरा इसका टेक्नोलॉजी का सारा डिपार्टमेंट खुला हुआ है, और वो सारी चीज का देखभाल करते हैं। वो गांव में भी जा रहे हैं, पंचायत हेडक्वार्टर्स पे भी जा रहे हैं। और टेक्नो से भी देखिए, आम पब्लिक तो टेक्नो से भी धीरे धीरे बनेगी। मैं भी आप लोगों ने सिखाया, जब ये स्काइप सीखा हूँ,
ऐसे सब लोग सीखने में, आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत बुद्धिमान है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो गांव में प्रॉब्लम आती है, आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के जाते हो, तहसील कार्यालय पे जाते हो, मुख्यालय पे, फिर आपको पटवारी नहीं मिले या गिरदावर नहीं मिले, फिर आप सुबह से शाम तक बैठे रहो, जब तक कि सिग्नेचर और ठप्पे की नहीं मिलती है, जब तक उसको बैंक हुए और जहां भी हमको सरकारी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होता है, वो जब तक पटवारी की और मोहर और लेटेस्ट नहीं आप लाके दोगे, वो नहीं मानते थे। तो इसलिए इस चीज चलिए पोर्टल से जी। इसी ई साइन होकर के जो मिल जाएगा, इससे बहुत समस्याएं हल होंगी। और इंटरनेट जी कनेक्टिविटी जो चलिए। है प्रभारी को केंद्र को करनी पड़ेगी। राज्य सरकारें तो टावर लगवा नहीं सकते, टावर तो केंद्र सरकार लगवाएगी। और बजट में भी आशीष जी को ज्यादा ध्यान होगा, बजट में भी प्रधानमंत्री ने 6 लाख करोड़ या कितने का भी बीच में कुछ किया था प्रावधान, या बाद में आया था, शायद जून जुलाई में आया था, वो मुझे याद नहीं, उसने किया था उन्होंने कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से गांव को जोड़ा जाएगा। तो गांव में भी जब जैसे जी शहरों में आई केबल नहीं थी पहले, ऑप्टिकल फाइबर आने लग गई, पहले ऑर्डिनरी केबल से इंटरनेट आया था, अब गांव में भी जाएगा। तो राज्य सरकार तो एडवांस में अगर तैयारी कर लेती है तो बुरी बात नहीं है। मान लीजिए 20%, 30%, 40% अगर किसानों को या जनता को, ग्रामीण जनता को उसका फायदा पहुंच जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जी 2022 तक जी। सारी तहसीलें, जो हमारी 388 तहसीलें हैं, वो पूरी हम्म। इंटरनेट कनेक्टिविटी से और साथ साथ इस पोर्टल से जुड़ जाएंगी, तो घर बैठे हमको ये जी चीज मिलने लगी। चलिए। जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि मेट्रो दौड़ाने के लिए पहले पटरी बिछानी होगी, सड़क पर उस मेट्रो को नहीं दौड़ाया जा सकता। मैं उन पूर्व तैयारियों की बात कर रहा था। खैर ठीक है, मैं आशीष जी के पास आना चाहूंगा। आशीष जी, क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में वो तैयारियां पूरी है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने कल भी एक सवाल उठाया था ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को लेकर। वो इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि रीट के लिए रीट को लेकर भर्तियों की बात कही जा रही है, लेकिन 2000 मेडिकल जो ऑफिसर थे जिनकी भर्तियों को लेकर 2 बार ऑनलाइन एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खामियां थी, उसमें कुछ कमियां थी। अब उसमें हम वापस ऑफलाइन एग्जाम कराने की जो बात कह रहे हैं, उसको लेकर राजेंद्र राठौड़ साहब ने सवाल उठाए हैं। तो जब हम इन हालात में हैं, तो क्या ऑनलाइन का जो सफर है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ जो सफर है, उसमें जो पूर्व की तैयारियां होनी चाहिए थी राजस्थान के संदर्भ में अगर आपसे बात करूं, तो आपको लगता है कि वो पूरी बैठ रही हैं? प्रभा जी, जैसे आपकी वरुण जी बता रहे थे कि जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है और कम्युनिकेशन की वो बात कर रहे हैं कि ये केंद्र का विषय है, तो निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और इसी दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो बात करते थे कि हमको हाईवे पे ही जोड़ नहीं देना, हमको ईवे पे भी जोड़ देना है। तो डिजिटल इंडिया के तहत जो पूरे भारतवर्ष की 6.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर से कैसे जोड़ा जाए, उसकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और काफ़ी गांव उससे जुड़ चुके हैं। ये बात तो हुई है हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की, लेकिन जहाँ तक बात है अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है, तो मुख्यमंत्री जी को कई चीज़ों में उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। एक तो गाँव हर स्तर पे पटवारी की जो भर्तियाँ हैं वो सुनिश्चित की जाए और एक टाइम फ्रेम तय किया जाए कि कोई भी अगर अपनी नकल निकलवा चाह रहा है या नामांतरण करना चाह रहा है, क्योंकि नामांतरण अगर खोलना है तो वो डिजिटली नहीं हो पाएगा। नामांतरण के लिए तो उसको तहसील कार्यालय में जाना ही पड़ेगा, पटवारी के पास जाना ही पड़ेगा, वो नकल तो निकलवा लेगा डिजिटली। और ये अच्छी बात है, जैसे मुझे भी जानकारी मिली है कि अभी तक क्या होता था कि जो नकल मिलती थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ऑनलाइन जमाबंदी की कोई वैल्यू नहीं थी। अब जैसा वरुण जी बता रहे हैं कि अब उसको एक मान्यता प्रदान की है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए कि जो ऑनलाइन जमाबंदी मिल रही है उसको एक मतलब कानूनी हम जामा पहनाएं कि सब उसको सब जगह मान्य किया जाए। जैसे आपको याद हो तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, तो आप देखिए कितने लाखों विद्यार्थियों को उससे एक मदद मिली कि सेल्फ अटेस्ट करने से उसको गजेटेड अफसर के चक्कर नहीं लगाना पड़ता। नहीं तो पहले जो 10वीं का विद्यार्थी है, 12वीं का विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जगह जगह भटकता रहता था कि मैं किसी गजेटेड अफसर के पास जाऊं। तो निश्चित रूप से ये जो जैसे जो भी अवरोध हैं उन सबको दूर करना चाहिए केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, और हमको भी पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं इसको एक नागरिक के तौर पे इसका मतलब हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अब रही बात की नामांतरण की जो बात है, तो नामांतरण में क्या सरकार इसको डिजिटलाइजेशन से जब आदमी रजिस्ट्री कराने जाता है तो क्या रजिस्ट्री और नामांतरण इन दोनों प्रोसेस को क्या सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता? इस पर थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखिए नकल निकलवाना वाकई में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपने नामांतरण कराने के लिए भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व होता है, टाइम भी किल होता है, और जो टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है वो पूरी होती भी नहीं है। उस टाइम लिमिट में उसका नामांतरण खुलता भी नहीं है। कई बार तो आपको कलेक्टर का इंटरवेंशन कराना पड़ता है कि साहब उसको पटवारी को कहलवाना है, तहसीलदार को कहलवाना है। तो सरकार को थोड़ा सा इस पर जो है लगाम लगानी चाहिए और थोड़ा एक तय करे। अब रही बात
ऑनलाइन एग्जाम्स की, तो देखिए सरकार की निश्चित रूप से विफलता है कि 2000 डॉक्टरों को जब कोरोना काल में भर्ती किया जाना था, जब उनकी बहुत आवश्यकता थी, ऐसे समय में वो भर्तियां टाल रही है। और मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम करके एग्जाम नहीं करा सकते हैं। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर दे आर कॉम्पिटेंट एनफ, वो समर्थ हैं कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। अब सरकार ने 2 बार जी क्यों टाले हैं, ये सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और निश्चित रूप से इसको जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरी करना चाहिए, ताकि कोरोना काल में जो हमें डॉक्टर्स हैं उनकी मदद मिले और एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाए। जी, बिल्कुल आशीष जी, जिस बात को मैं पिन पॉइंट आगे करना चाह रहा था वो आपने बात बोल दी। मैं कह रहा था कि जो भी योजना बनती है उसके लिए एक लक्ष्य रखा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंचनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि आप जब तक अंतिम व्यक्ति तक किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक उस योजना का कोई फायदा नहीं है। बीच में जब भी हम कोई एक पायदान जोड़ते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। मैं इसी सवाल के साथ वरुण जी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ आयुष भारद्वाज जी हैं, IT एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं इस सवाल को क्योंकि कभी भी कोई योजना जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाती है, कोई भी फायदा जनता को पहुंचाने के लिए जब हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं, तो आप तक सरकार की तरफ से या उस एजेंसी की तरफ से क्या बातें पहुंचाई जाती हैं? आप उनमें किन चीजों का ऐसा ध्यान रखते हैं जिससे आम आदमी के लिए वो सुलभ हो? क्या हम उसके लेआउट की बात करें या हम उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस दिए जाने हैं और कितना वो टेक्नो सेवी हो? क्योंकि जो यूज करने वाला है उसको, जिस एंड पर उसको यूज किया जाएगा, उसकी कितनी समझ है, उसकी कितनी तकनीक को लेकर जानकारी है, उन सबको आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो योजनाएं आपके लिए पास बनने के लिए आती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने के लिए, क्या वो उस स्तर तक पहुंच पाती हैं? देखिए, सबसे बड़ी योजना को फैलाने के लिए डिजिटल नेटवर्क के थ्रू पहली चीज है वो है आपका टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर आपकी कनेक्टिविटी ही प्रॉपर नहीं होगी तो आप कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर बना ले, कितनी अच्छी एप्लीकेशन बना ले, वो एंड यूजर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब इसको बनाने का प्रथम दायित्व है BSNL का, क्योंकि BSNL एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और BSNL का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। BSNL का मोटिव है नेशन सर्विंग। BSNL ने ऐसे देश भर में, देश के अलग अलग कोनों में ऐसी जगह भी टावर लगाए हैं जहां उसकी टेली डेंसिटी सबसे कम है। अब क्या हो रहा है, चरणबद्ध तरीके से BSNL को तो कमजोर किया जा रहा है और प्राइवेट ऑपरेटर्स को बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट ऑपरेटर्स जहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी या टावर वहां लगाते हैं जहां उनकी टेली डेंसिटी ज्यादा है, यानी जहां उनको अच्छे यूजर मिलते हैं, वहीं वो टावर लगाते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ढाणियां हैं जहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार इसको लेकर पॉलिसी नहीं बना पा रही है और कई अन्य देशों में भी ऐसी पॉलिसी है जहां पर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये बाउंड किया जाए कि आपको कनेक्टिविटी ऐसे इलाके में भी देनी होगी जो जहां टेली डेंसिटी नहीं है, जहां यूजर्स कम है। अगर नेटवर्क आपका प्रॉपरली होगा तो ही आपकी एप्लीकेशन रन कर पाएंगे। दूसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, जो टेक सेवी नहीं है। इसी का फायदा जो है वो साइबर अपराधी ज्यादातर बढ़ा रहे हैं। साइबर अपराधी, जैसे आपने देखा डिजिटल वॉलेट, डिजिटल ट्रांजैक्शन को चालू किया तो साइबर अपराधी इसका फायदा उठा के गाँव में फोन करके लोगों से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स लेने लग गए, उनके वॉलेट के OTP लेने लग गए और उनसे उनको चूना लगाने लग गए। अब इसमें सबसे बड़ा है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ये काम भी क्योंकि निसंदेह सरकार का है, सरकार और NGO की पार्टनरशिप करके ये काम किया जा सकता है और सरकार चाहे तो इस काम को भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे सकती है, क्योंकि उनके पास CSR का बहुत बड़ा फंड होता है जिसको इस क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। और बड़े आराम से अगर लोगों को अवेयर किया जाए, जैसे उनको बताया जाए बैंकिंग सिस्टम में यूज करते टाइम आपको OTP शेयर नहीं करनी है, आपको CVV शेयर नहीं करनी है, आपको अपनी डिटेल्स लिख के नहीं रखनी है, आपको किसी से ये चीजें नहीं बतानी है, आपको अपना पासवर्ड हर 2-3 महीने में चेंज करना है, आपको अपना कार्ड का इंटरनेशनल यूजेस बंद रखना है, तो कहीं ना कहीं जो इसके जो दुष्परिणाम है, जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इसको भी रोका जा सकता है। तो इन दो चीजों पर अगर प्रॉपरली काम किया जाए तो निसंदेह इसका डिजिटल गवर्नेंस का फायदा हर व्यक्ति को मिल पाएगा। जी वरुण जी, आज अगर हम ई शिक्षा को लेकर जो शुरुआत की गई है, बहुत सराहनीय कदम है। 1000 शिक्षक पूरे राजस्थान से लिए गए, उनमें से 100 शिक्षकों का चयन किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उस तकनीक को आगे बढ़ाकर बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। लेकिन अभी इसमें क्या आपको लग रहा है कि जो इस स्तर पर, क्योंकि सरकारी जो टीचर्स हैं, सरकारी जो अध्यापक हैं, अभी उनका स्तर वो नहीं है और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, जितना समय बीत गया है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा और बड़े स्तर पर इसको किया जाना चाहिए। सिर्फ 16 शिक्षक वो डिजिटल वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे
जिनके कंप्यूटर लैबों पर ताले लगे रहते थे, जिनकी कंप्यूटर लैब महीनों तक खुलती नहीं थी, धूल उन पर रहती थी, जिनको कंप्यूटर स्टार्ट करना बच्चों ने नहीं सीख पाए जिन सरकारी स्कूलों में, अब उनको हम सीधा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके लिए कह रहे हैं कि आपके लिए सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको लग रहा है कि वो सीधा क्लासेस को उनको ग्रेस्प कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे? उससे पहले की जो कमियां थी उनको दूर करना जरूरी था। उन बच्चों को पहले टेक्नो सेवी बनाना था। कंप्यूटर की लैब ही जब नहीं खुली थी तो उनको उस वक्त उस पर अगर पहले ध्यान दिया जाता तो आज वो इस तकनीक को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते। प्रभात जी, आप जो बात कर रहे हो उसी लिए ई शिक्षा का ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है टेक्नोलॉजी का आज, क्योंकि कोरोना काल में इसकी जरूरत महसूस की गई। सारे स्कूल कॉलेज बंद थे तो बच्चों की शिक्षा कैसे हो, उनकी प्रोग्रेस मतलब 8 महीने में आप शिक्षा नहीं दोगे बच्चों को तो उनकी प्रोग्रेस रुकेगी, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हर तरह से रुक रहा है स्कूल बंद होने के कारण। तो ये इसकी जरूरत महसूस की गई, इसको एक सबऑर्डिनेट चीज के रूप में, ये तो है नहीं कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल भी चलेंगे। ये ई शिक्षा का एक अलग से सिस्टम भी इजाद किया गया है, जिससे जैसे महामारी के दौरान इसकी जब जरूरत हुई तो हम आगे से जब भी कोई ऐसी जरूरत हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। अब आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक, आपको मैं बताऊं सरकारी स्कूल के शिक्षकों का स्तर भी इतना खराब नहीं है। जब मोबाइल के एप्लीकेशंस काम में ले सकते हैं तो शिक्षक इससे भी काम कर सकते हैं। अब जो बच्चों की आप बात कह रहे हो, बच्चों का लेवल होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ के बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से उनको छोटा बिल्कुल बच्चा होगा वो भी आजकल मोबाइल हाथ से लेके अपने से ज्यादा चीजें बता देता है। तो टेक्नो सेवी तो बच्चे ही पैदा ही टेक्नो सेवी हो रहे हैं आजकल। तो बच्चों के लिए तो आप इससे निश्चिंत रहिए, क्यों बच्चे तो आजकल खुद ही टेक्नो सेवी हैं और धीरे धीरे आप देखिएगा। अब आरंभ किया है इस चीज को, जब राजीव गांधी जी 1985 में एटीएम और कंप्यूटराइजेशन इंडिया में ला रहे थे तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन आज हम उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। तो ये चीज, ये आज विरोध तो नहीं हो रहा है एप्लीकेशंस का, ये जो मैकेनिज्म इवॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय के लिए एक प्रोटेक्शन होगा कि हमारा फिजिकल जब सिस्टम नहीं चल रहा होगा तो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से हम उसको पार पा सकेंगे। इस जरूरत को महसूस 8 महीने में किया गया, इसलिए फटाफट ये चीजें लागू की जा रही। जी आशीष जी, हम उस दौर में अभी डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने की बात कर रहे हैं जिस दौर में अभी तक हमारे पास खुद का एक सर्वर नहीं है। मान लीजिए, बिल्कुल सही कहा वरुण जी ने कि इंटरनेट की अगर हम बात करें या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर की या नेटवर्क की बात करें तो ये केंद्र का विषय हो सकता है। केंद्र को एक और ऐसा प्रमुख विषय जिस पर अभी तक किसी का कोई ध्यान नहीं है, सरकारी जितनी भी सारी चीजें होती हैं सब हम उस जीमेल वाले प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, जो जीमेल वाला प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में जिसका सर्वर नहीं है, किसी भी शर्त के मुताबिक हम यहाँ पर सर्वर उसका बना भी नहीं सकते। अभी तक हम अपना सर्वर यहाँ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारी योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम, सरकार की कार्यप्रणाली को गुप्त रखना, ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है। हम उसको कैसे गुप्त रख पाएंगे? गूगल ड्राइव पर हम हमारी फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम हमारा एक डोमेन नहीं बना पाए हैं, हमारा खुद का एक सर्वर नहीं बना पाए। तो ऐसे में डिजिटल की तरफ बढ़ते हुए कदम बहुत अच्छे हैं, सराहनीय है, लेकिन ये भी तो सुरक्षा भी तो एक बहुत बड़ी जरूरत है, जैसा कि आयुष जी ने भी कहा कि हम हमारे डेटा को कैसे सुरक्षित रखें। प्रभात जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। अभी आप बात कर रहे थे कि हमारा कोई डेटा, हम सर्वर नहीं बना पाए हैं, तो अगर आपको ध्यान होगा तो वसुंधरा जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत अच्छी बिल्डिंग डेवलप की है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत अच्छा डेटा सेंटर क्रिएट किया है, जिसको बाद में अशोक गहलोत जी भी एक बार IT डे पे गए थे और उन्होंने उसकी सराहना की थी कि ये काम वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, हाँ जी, नहीं अभय कमांड सेंटर नहीं, ये जो अपने MNIT के पास जो बिल्डिंग है ना, डेटा वाली, उसका उद्घाटन किया था उन्होंने। वसुंधरा जी ने सारे टेक्नोक्रेट्स लगे हुए थे। नहीं जी, जो ये MNIT के पास में जो बिल्डिंग बनी है जहाँ पे पूरा एक डेटा सेंटर बनाया है, और मेरे हिसाब से उस पर काफी अराउंड 800 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है उस पूरे प्रोजेक्ट पे। वसुंधरा जी क्या, जिसको CM गए थे अभी प्रेजेंट CM, उन्होंने तारीफ की थी कि ये काम वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा किया है जी। तो देखिए ये बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डेवलप करके दिया है। अब रही बात आप ई शिक्षा की कर रहे थे, तो उस पॉइंट पे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वरुण जी बोल रहे थे कि टेक्नो से भी, तो हमको यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। देखिए कि एक तो शहर के जो बच्चे हैं और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। जो शहर के बच्चे हैं वो छोटा भी है तो थोड़ा टेक्नो से भी है, उसके पास स्पीड भी है, स्मार्टफोन भी है, लेकिन गाँव में वो सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। और रही बात, इन्होंने आज लॉन्च किया है 15 अक्टूबर में, तो मेरे हिसाब से ये काम थोड़ा 4 महीने पहले भी किया जा सकता था। जब आपको पता है कि सारे सरकारी स्कूल बंद थे, तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें बहुत ज्यादा केंद्र सरकार अगर कर देती है ऑल मैकेनिज्म तो राज्य सरकारें भी फॉलो कर लेती। एक मिनट, नहीं मैं बात, आप मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो बंद पड़े हुए हैं,
अब वो 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चे हैं। अब 10th का एग्जाम देखिए, अब मार्च में एग्जाम आ जाएगा। अब 4 महीने में बच्चा क्या पढ़ेगा? तो क्या ये गवर्नमेंट आज से 4 महीने पहले कोई मॉड्यूल डेवलप नहीं कर सकती थी क्या? कोई ऐप ही तो बनाना था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब लोग अपने प्राइवेट लेवल पे भी देखें तो प्राइवेट कंपनियां ऐप बना रही हैं, तो इनके पास जब आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे शिक्षक अवेलेबल हैं, तो आपको हर जगह पे शिक्षक अच्छा नहीं चाहिए, आपको पूरे राजस्थान में हर क्लास का एक सब्जेक्ट का एक बेस्ट टीचर चाहिए बस। आप आशीष जी, ये जो 4 महीने वाली बात कह रहे हो ना, ये मैं बोलूंगा तो आपको फिर पॉलिटिकल लगेगी। ये केंद्र सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी कर देती बार बार, किस प्रकार से आपने जून जुलाई तक सबको, देश को, अब मैं बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, गुमराह किया। कभी कह दिया ये हो जाएगा, कभी कह दिया ये हो जाएगा। तो उस देखिए मैं करना चाहूंगा वरुण जी, अपने स्तर पे काम करने की छूट मिली है। एक मिनट मेरी बात सुने। वरुण जी, अगर आपको ध्यान हो तो केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार ने अपने स्तर पर लॉकडाउन को लेकर 3 दिन पहले फैसला लिया था ना, तो शिक्षा को लेकर क्यों फिर केंद्र सरकार का मुंह देखा जाए? जब लग रहा है कि जन आंदोलन का फैसला भी हमने पहले लिया, प्रधानमंत्री जी ने बाद में लिया है, उसको थोड़ी मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपके इमरजेंसी लग जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, एपिडेमिक एक्ट लागू है, तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते थे। अचानक से लॉकडाउन हुआ, अचानक से सब कुछ हुआ। मत खोलिए वरुण जी, स्कूल मत खोलिए, लेकिन अगर आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, इसमें कौन सी हिंड्रेंस? आप तो कर सकते थे ना केंद्रीय स्तर पर। 4 महीने क्यों, अभी 2-3 महीने से क्यों हुआ? आप अप्रैल में करते थे। देखिए ऐसा है कि जो 4 महीने तक क्यों खराब हुए? देखिए केंद्र के जो स्कूल हैं वो केवी हैं या सीबीएसई के जो स्कूल हैं, अधिकतर बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं। यहाँ दिक्कत आ रही है ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए। जैसा अभी प्रभात जी बता रहे थे, गांव में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर खुलता ही नहीं है, पता नहीं सिस्टम चालू है या नहीं चालू है। तो आपको बेसिकली करना क्या था, एक मॉड्यूल ही तो डेवलप करना था। और ये अच्छी बात है कि सरकार देर से ही जागी, लेकिन जागी तो सही ताकि आगे, क्योंकि देखिए अभी स्थिति ये है कि अभी कोरोना कोई समाप्त नहीं हुआ है। अभी ये नहीं है कि आप 31 तारीख के बाद स्कूल खोल देंगे तो कितने बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि कितने पेरेंट्स उनको भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। शहरी क्षेत्रों में जहां तक मेरा अभी एक सर्वे आया था कि 85% ऑफ द पेरेंट्स तो शहर में अपने बच्चों को अभी स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्कूल जाए इस महामारी में। जी आयुष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी आयुष जी, अभी जो सर्वर की बात चली थी, मैं आपसे थोड़ा सा तकनीकी तौर पर उस चीज को जानना चाहूंगा। कहाँ हम कम पड़ रहे हैं, या फिर तकनीकी तौर पर हमारे पास क्या संसाधनों की कमी है कि हम खुद अपना एक सर्वर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि उस स्तर के तकनीशियन नहीं हैं, या फिर बजट की आपको दिक्कत महसूस होती है, या फिर सरकारी मानसिकता की कमी आपको महसूस होती है? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से विषय चला रहा है। ठीक है, आपने बात सही कही है। हालांकि सर्वर डेवलप हैं। यूपीए सरकार के समय एनआईसी ने इसको लेकर काम किया था और एनआईसी ईमेल मौजूद है, और सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी हैं कि सभी जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो एनआईसी का ईमेल को यूज करें। मगर उसको लेकर कोई सख्त इन्होंने लॉ बनाया नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर ये प्रॉपरली लॉ मेंटेन करें तो यह सर्वर हमारे पास है, बहुत अच्छा सर्वर है, एनआईसी बहुत काम कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लेकर बहुत काम किया यूपीए के समय। मगर बात यह है कि ये अब उसको इंप्लीमेंट करें। और अभी क्या हो रहा है, जितने भी कर्मचारी अधिकारी जो है वो जीमेल के सर्वर यूज कर रहे हैं। अब जीमेल के साथ दिक्कत क्या है, जीमेल के सर्वर इंडिया में मौजूद है, ये बात सही है, बॉम्बे के अंदर इसके सर्वर है, मगर क्योंकि ये गूगल ओन कंपनी है तो ऐसे में आपका डेटा जो है पूरी तरीके से रिस्क पे है। और गूगल जैसी कंपनी जिस पर पूरी दुनिया भर में आरोप लगते हैं कि ये डेटा की चोरी करती है, इसके ऊपर फेडरल कोर्ट में मुकदमे दर्ज हैं, उसके अलावा यूरोपियन कोर्ट में मुकदमे दर्ज है, इसी बात के दर्ज है कि ये डेटा इधर से उधर करते हैं, ये कंट्री के चुनाव को, कंट्री की इंटरनल पॉलिटिक्स को, इनको मैनिपुलेट करते हैं। इसलिए इन ऐसे प्राइवेट ऑपरेटर्स पर, प्राइवेट कंपनीज पर ट्रस्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। तो शुरुआत जो है वो की जा सकती है, और एनआईसी की इस सर्विस को और भी आगे बढ़ाकर आम लोगों तक भी लाई जा सकती है। चाइना एक बेहतर एग्जाम्पल है। चाइना की सरकार ने खुद का ही सर्च इंजन बना रखा है, खुद का ही ईमेल का सर्वर लगा रखा है। वहां के लोग स्वदेशी के हिसाब से उसी सर्वर को यूज करते हैं। गूगल के अंदर काम करने वाले मैक्सिमम लोग जो इंडियंस हैं, ऐसे में ऐसा नहीं है कि इंडियंस के पास कोई टैलेंट की कमी है। सरकार अगर मैकेनिज्म तैयार करे तो वही लोग भारत आकर गूगल से बेहतर एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जिसका उपयोग लोकल फॉर वोकल के नाम पर भारतीय भी कर सकते हैं, सरकारें भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो कंट्रोल है वो हमारे देश में रहेगा। दूसरी चीज है कि सोशल मीडिया की, अब देखिए सबसे ज्यादा जो जहर फैलाने का काम है सोशल मीडिया कर रही है, इसका भी जो है कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। इसको लेकर अगर आपका स्वदेशी इसका विकल्प केंद्र सरकार इनिशिएटिव उठाए तो बेहतर है, मगर केवल जो है इस पर चर्चा ही हो रही है, इस पर प्रैक्टिकली फील्ड में कोई काम हो नहीं पा रहा है।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं जिस सवाल को उठा रहा था वो भी यही वाला था कि आप अभी किसी भी अधिकारी से अगर कोई ईमेल आईडी माँगते हैं, उनसे किसी कर्मचारी से ईमेल आईडी माँगते हैं तो 90% तक जो लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपना जीमेल का आईडी देते हैं। nic.in वाला बहुत बहुत ना के स्तर पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से क्या पाबंदियाँ और क्या बहुत ऐसी कड़ी चेतावनी हो सकती है ऐसी पालना को लेकर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि केंद्र के स्तर पर अगर कोई इस तरह की पालना करवाने के लिए आदेश निकलते, पहले भी कहा गया है कि कड़ाई से इसकी पालना की जानी चाहिए, लेकिन अगर पालना नहीं हो रही है तो अगला कदम क्या होना चाहिए सरकार का? मैं आपसे सुझाव के तौर पर जानना चाहता हूँ आशीष जी। क्योंकि आपने जैसा कहा कि डेटा सेंटर हमारा बना हुआ है, वसुंधरा राजे के टाइम में बना हुआ है, लेकिन अब तक उस डेटा सेंटर को कितना यूज किया जा रहा है, उसकी पालना को लेकर अगर कोई पहले आदेश दिए गए हैं, कितनी उनकी पालना हुई, नहीं हुई, तो क्या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि डेटा सेंटर पर जो खर्चा हुआ है वो तो फिर बेकार ही माना जाए। नहीं प्रभात जी, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक आप बात बोल रहे हैं तो ये बात सही है जो बता रहे हैं कि अभिमन्यु जी, कि जो प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो यूजुअली हम अभी भी जीमेल वाला ही यूज़ कर रहे हैं और वही मेल आईडी देते हैं लोगों को। लेकिन गवर्नमेंट अपने स्तर पर, मेरे हिसाब से जो सरकारी विभाग हैं उनको अपने स्तर पर एक पोस्ट का एक आईडी क्रिएट करना चाहिए रादर देन एक पर्सन का। और एक पोस्ट का क्रिएट किया जाए कि जैसे कोई भी व्यक्ति उस पर लिखे तो वो उस पोस्ट का हो, जैसे अधिकारी का भी ट्रांसफर हो गया है तो उसकी मान लीजिए जनरल मैनेजर डॉट पर्टिकुलर संस्थान का नाम एग्जैक्टली। और उसमें गुंजाइश, मतलब इस तरह से हम रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि उससे छेड़छाड़ नहीं की जाए, उससे डिलीट नहीं हो। और इसी तरह से हम इसको बढ़ावा दें कि हम जो फाइल का जो ट्रांजेक्शन है वो पेपरलेस होकर के थ्रू ई वे आए। तो ये एक अच्छा सजेशन हो सकता है कि हम इसी तरह से प्रोसीड करें, क्योंकि अभी देखिए हमने बात की, अब सुन भी रहती, कई मंत्रालय धीरे धीरे अपने को आपको पेपरलेस कर रहे हैं। तो पेपरलेस करके और थ्रू मेल्स के थ्रू ही वो करें। इससे क्या हुआ कि एक तो फाइल पड़ी रहती है, पेंडिंग होती है, और पेंडिंग स्टेटस भी बहुत रहता है, फिर पहुंचने में टाइम लग रहा है। तो वो चेक भी होता रहेगा अधिकारी स्तर पर कि आपने इसका क्या डिसीजन लिया, नहीं लिया, उसको आगे किया है नहीं किया है, जो भी किया है। तो वो एक इस तरह से एक प्रोसेस हमको डेवलप करना चाहिए हर जगह पे, सेंट्रल गवर्नमेंट में एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जी वरुण जी, मैं भी, क्योंकि राजनीतिक चर्चा हम आज करने के लिए नहीं बैठे, मैं भी आपकी तरफ से एक सलाह चाहूंगा। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं। सिर्फ हमने एक सिस्टम डेवलप किया था, सरकारों ने एक सिस्टम डेवलप किया था कि आप अपनी कोई भी शिकायत किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी समस्या का समाधान किस स्तर तक हुआ, किस स्तर तक नहीं हुआ, उसके बाद अगला लेवल कहाँ है जहां पर उसकी शिकायत अपने आप 7 दिन में फॉरवर्ड हो जाती है। एक सिस्टम सुगम के नाम से भी डेवलप हुआ था, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। मैं आपसे सिर्फ इसलिए सुझाव चाहता हूं क्योंकि राजस्थान में गहलोत सरकार है। अब क्या ऐसी कोशिशें की जानी चाहिए कि अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं तो शिकायतों का निवारण, लोगों की समस्याओं का समाधान, उसकी भी एक ऐसी पॉलिसी तय की जाए कि अगर नहीं हो रहा है एक लेवल पर तो अगले स्तर पर वो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाए। उसमें भी एक समय सीमा हो कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर उस पर किसी तरह की कोई ग्रीवेंस की, कोई शिकायत का कोई निदान नहीं हो रहा है तो अगले चरण में जाकर उनको एक रेड अलर्ट नोटिस या फिर उनको सीसीए नोटिस मिले। ऐसा कोई एक सिस्टम तो डेवलप किया जाना चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा ये सुझाव अच्छा हो सकता है? अगर भी इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो। जी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आप भी रिसर्चर हो, रिसर्च करते हो, मेरे को पता है। तो ये इसके लिए तो जो कंप्यूटर कंपनी है, कंप्यूटर इंजीनियर से आयुष जी बता पाएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएं ऑटोमेटिकली। जैसे अपन बैंक की कोई बात करते हैं, कुछ करते हैं, ऑटोमेटिकली उसको जो भी क्लिक करते हैं वैसा का वैसा आ जाता है। तो ऑटोमेटिकली जैसे 7 दिन में एफआईआर का रिजल्ट आना चाहिए उस पोर्टल पे, तो ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे हाईकोर्ट्स, जितने ई हाईकोर्ट्स हो गए हमारे, उसमें आप देखिए डिजिटल इतना फायदा हुआ। आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है, वो तो कोरोना के कारण है, लेकिन आज नेट पे आप कॉज लिस्ट देख सकते हो, सारे केस का स्टेटस देख सकते हो। इससे बहुत फायदा हुआ है। केंद्र सरकार को इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अभी आप सर्वर की बात कर रहे थे, रशिया का, चाइना का, सबके अपने सर्वर हैं। केंद्र सरकार को इसमें स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, इसमें अपना इनिशिएटिव लेकर के भारत के, जो मैं इतना नहीं जानता जितना आयुष जानेंगे, मैंने तो ये सुना है भाई समुद्र से इंटरनेट की केबल आती है अपने पास। तो हमारी जब खुद की सैटेलाइट्स हैं, सब हैं, तो हमको ऐसा डेवलप होना चाहिए कि हमारे खुद के इंटरनेट सेवा रहे, खुद के हमारे सर्वर रहे। चाइना को आज फेसबुक और गूगल और व्हाट्सएप को बैन कर देता है तो भी उसका काम चलता है। हम खुद का अपना जब तक डेवलप नहीं करेंगे, हमको दूसरे नेशंस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो हमारे से कई प्रकार के फेवर लेने की कोशिश करेंगे। ये चीज को केंद्र सरकार को करना चाहिए। राज्य सरकार का जो है सॉफ्टवेयर, जो आप कह रहे हो, सॉफ्टवेयर ऐसे डेवलप होने चाहिए कि आप ऑटोमेटिकली कोई भी, जैसे आप आज अभी अब आप ईमेल की बात कर रहे हो तो पुलिस डिपार्टमेंट के आप खोलोगे तो कमिश्नर के नाम से भी ईमेल है, वो उनका स्वयं का ईमेल भी है, लेकिन कमिश्नर के नाम से या एसएचओ के नाम से भी होता है। तो ये चीज तो हो रही है, लेकिन इसमें कड़ाई से पालन हो और इसको थोड़ा फास्ट बढ़ाया जाए, आगे प्रोग्रेसिव डायनेमिक सिस्टम बनाया जाए जिससे फटाफट टाइमली ये सब आगे बढ़े।
क्योंकि ये कोरोना काल में पूरे देश को टेक्नोलॉजी का बहुत सहयोग मिला, सपोर्ट मिला, तो ये सब चीजें एकदम से सबके दिमाग में आने लग गई। इस पे इसीलिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये चीजें आगे आप देखिएगा पुशअप करेंगी, प्रोग्रेस को ज्यादा पुशअप करेंगी। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा, डिजिटल 100% डिजिटल नहीं हो सकती, फिजिकल भी आपका सिस्टम रहेगा। तो दोनों चीज पैरेलल इतनी रहती है कि इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, डिजिटल में भी और फिजिकल सिस्टम में भी। ये कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत जरूरी है। ये सरकारों के हाथ में रहेगा, ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहेगा, तो उनको इस चीज के प्रति भी सावधान रहना चाहिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिजिकल सिस्टम भी हमारा जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहे, दोनों चीज। बिल्कुल, आप सभी ने सही कहा। और इसमें जो एक विषय आपने जोड़ा, आपने सही कहा कि जब सैटेलाइट हमारे पास खुद के हैं, तो उनसे जब अब पराली को लेकर हम ये देख रहे हैं कि पराली कहाँ जलाई जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग अगर की जा रही है, तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे स्तर पर हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर जा चुके हैं। लेकिन योजना बनाने से पहले वो क्या वो टेक्नोलॉजी उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं, उसके लिए सुगम है या नहीं, इसकी एक रिसर्च होनी चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को दिखाना चाहिए, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होने चाहिए, इसकी सिक्योरिटी को लेकर क्या हमें इंतजाम करने चाहिए, उनको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो सरकार की जो कोशिशें हैं डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की, हर चीज को ई प्लेटफॉर्म पर ले जाने की, बच्चों को ई लर्निंग देने की, किसानों को ई पोर्टल खोलकर देने की, हम उस मकसद को पूरा कर पाएंगे जिस मकसद के साथ हम उस व्यक्ति के लिए उन डिजिटल योजनाओं को बना रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। भारत डिजिटल हो रहा है। सरकार ने अपनी सभी योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रही हैं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने के साथ जिनके लिए ये योजना बनाई जा रही है, क्या उनके लिए सुलभता से उपलब्ध हो पाएंगी? शिक्षा की बात करें, कृषि की बात करें या रोजगार की बात करें, हर विभाग, हर मंत्रालय यही कोशिश कर रहा है कि उसकी सारी योजनाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाए, लेकिन लोगों तक उसकी पहुंच अभी तक भी नहीं हो पा रही है। क्या इसकी वजह हो सकती है, क्या इनके निदान हो सकते हैं, सरकारें इसकी तरफ से क्या कोशिश कर सकती हैं और क्या कोशिशें की गई हैं, क्या कमियां हैं, इन सबको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर वरुण पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं और एक आईटी और साइबर एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज जी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगा। आज मुख्यमंत्री की आज की योजनाओं की अगर बात करें तो उन्होंने ई क्लासेस जो हैं, ई लर्निंग, उसको लेकर कुछ योजनाएं शुरू की हैं, ई कक्षाएं शुरू की हैं। इसके अलावा किसानों के लिए ऋण को लेकर ई पोर्टल शुरू किया गया है। सारी योजनाएं इस फॉर्मेट में आ रही हैं, लेकिन क्या राजस्थान की अगर हम खास तौर पर बात करें, आपको लगता है कि उससे पहले की जो जरूरी तैयारियां होनी चाहिए थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने से पहले, हमें धरातल पर जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे वो पूरे हैं? क्योंकि अभी भी जब हम पीओएस से किसी को राशन देते हैं तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि छत पर खड़े होकर तार को ऊंचा पकड़ के और मोबाइल नेटवर्क लाना पड़ता है, तब जाकर तो लोगों को राशन मिलता है। तो ऐसे माहौल में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आना तो बुरा नहीं है, लेकिन क्या उससे पहले की तैयारियों को नहीं किया जाना चाहिए? प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी को नमन करना चाहूंगा, जिन्होंने दूरसंचार क्रांति, टेक्नोलॉजी क्रांति देश में लाने का प्रयास किया 1985 से, जिसके कारण आज हम इस पे बहस भी कर रहे हैं, इस चीज पे डिबेट भी कर रहे हैं। राजस्थान में इस चीज का प्रारंभ किया गया। किसानों के लिए सबसे पहले राजस्व दिवस मनाया गया 1955 के बाद। आज खुशी का मौका है किसानों के लिए कि ये चीज आरंभ हुई। मैं खुद किसान हूं, मुझे पता है जमाबंदी लेने के लिए, गिरदावरी लेने के लिए कितने चक्कर पटवारी के घर जाओ, सुबह वो कह देगा कलेक्टर आ रहा हूँ इतने बजे वहां आओ, नहीं तो कह देगा मैं फलाने गांव में वहां लेने जाओ, तो इतनी दूर दूर चक्कर लगाने पड़ते थे। अब क्या हुआ, अब पुरानी चीज पे हम जाएं तो अगर आशीष जी को आपको ध्यान होगा तो पहले बिजली पानी के बिल जमा कराने के लिए भी लाइनें लगानी पड़ती थी। जब से लोक मित्र, ई मित्र आए, मैं किसी सरकार पे नहीं, सबने विकास किया है देश का, क्योंकि राजीव गांधी के जमाने में आरंभ हुआ था, इसलिए उनके ऊपर ही जाएगा, उन्होंने क्रेडिट उन्हीं के जाएगा या उनको अपन सैल्यूट करें। बाकी सब सरकारों ने प्रयास किया है। लेकिन ई मित्र होने के, लोक मित्र खुलने के बाद से आप देखिए कि ऑनलाइन भी, आजकल तो ऑनलाइन भी, कोरोना काल के बाद ऑनलाइन भी बिजली के बिल, पानी के बिल जमा हो रहे हैं। तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा लोगों को हुई है, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आई है और सुविधा भी बहुत हुई है। ऐसे ही जयपुर की 17 तहसीलों में आरंभ किया गया है, तो ये तहसीलों के अंदर बड़ा आरंभ, बहुत 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 बढ़िया किसानों को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि अपने मान लीजिए घर पे उसके साधन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है गांव में किसान के पास,
तो वो लोक मित्र पे जाकर के, ई मित्र पे जाकर के अपनी गिरदावरी, खसरा गिरदावरी और जमाबंदी की नकल ले सकता है ई सिग्नेचर के साथ। लोक मित्र के क्या हाल है वरुण जी, सबको पता है। लोक मित्र के क्या हाल है सबको पता है। देखिए, एक बीच का मीडियम निकालकर आप लोगों तक पहुंचा तो रहे, लेकिन मेरी बात तो पूरी हो जाए, फिर आपकी बात का भी उत्तर दूंगा। ई मित्र में क्या होता था कि जैसे जमाबंदी या गिरदावरी लेते थे, ई सिग्नेचर नहीं होता था, इसलिए आपको फिजिकल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा पटवारी के पास या तहसील में। आप जमा कराओगे अपना फार्म, फिर वो साइन करके ठप्पा लगा के देंगे। इस चीज से बहुत बड़ी निजात किसानों को मिलने वाली है, इससे बहुत फायदा उनका होगा, उनका समय बचेगा। अब आप जो बात करना चाह रहे हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत देश में बढ़ चुका है, लेकिन जो इंटरनेट स्पीड की बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है, वो राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। वो केंद्र सरकार को ही जगह जगह, जो हमारी कंपनियां जो आजकल प्राइवेटाइजेशन ज्यादा है, उन कंपनियों को टावर लगाने पड़ेंगे, उनकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। वो केंद्र सरकार को ही देखना होगा। राज्य सरकारों ने ये चीज कर दी है, और हो सकता है केंद्र सरकार भी डिजिटल इंडिया के लिए, प्रधानमंत्री ने योजना आरंभ की थी कुछ समय पहले, तो उनका भी इसमें फोकस होगा कि जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी गांव-गांव नहीं पहुंचेगी, जब तक क्या होगा। वैसे तो सर वायर्ड कनेक्टिविटी भी नहीं है अभी तक, तो ऑप्टिकल वायर्ड कनेक्टिविटी, अगर मान लीजिए सरकारी दफ्तर की मैं बात करता हूं, सरकारी दफ्तर में अगर कनेक्टिविटी करनी है राज्य स्तर के सरकारी दफ्तर में, वो तो वायर्ड कनेक्टिविटी होती है, तो वहां तो वायर्ड कनेक्टिविटी भी नहीं है। मैं सिर्फ इंटरनेट की स्पीड की ही बात नहीं कर रहा हूं, बाकी दूसरे संसाधनों, ट्रेनिंग व्रेनिंग सबकी मैं बात कर रहा हूं। हमने उन व्यक्ति तक इंटरनेट की तो पहुंच बना दी है, लेकिन उनको टेक्नो से भी कैसे बनाए, उसको लेकर अभी तक कोई ट्रेनिंग को लेकर कोई मॉड्यूल प्रदेश सरकार का सामने नहीं आया है। नहीं, अपने योजना आयोग में पूरा इसका टेक्नोलॉजी का सारा डिपार्टमेंट खुला हुआ है, और वो सारी चीज का देखभाल करते हैं। वो गांव में भी जा रहे हैं, पंचायत हेडक्वार्टर्स पे भी जा रहे हैं, और टेक्नो से भी देखिए, आम पब्लिक तो टेक्नो से भी धीरे धीरे बनेगी। मैं भी आप लोगों ने सिखाया, जब ये स्काइप सीखा हूँ, ऐसे सब लोग सीखने में, आजकल के बच्चे वैसे ही बहुत बुद्धिमान है, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, जो गाँव में प्रॉब्लम आती है, आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के जाते हो, तहसील कार्यालय पे जाते हो, मुख्यालय पे, फिर आपको पटवारी नहीं मिले या गिरदावर नहीं मिले, फिर आप सुबह से शाम तक बैठे रहो। जब तक कि सिग्नेचर और ठप्पे की नहीं मिलती है, जब तक उसको बैंक हुए और जहां भी हमको सरकारी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना होता है, वो जब तक पटवारी की और मोहर और लेटेस्ट नहीं आप लाके दोगे, वो नहीं मानते थे। तो इसलिए इस चीज पोर्टल से ई साइन होकर के जो मिल जाएगा, इससे बहुत समस्याएं हल होंगी। और इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है प्रभावी, वो केंद्र को करनी पड़ेगी। राज्य सरकारें तो टावर लगवा नहीं सकते, टावर तो केंद्र सरकार लगवाएगी। और बजट में भी आशीष जी को ज्यादा ध्यान होगा, बजट में भी प्रधानमंत्री ने 6 लाख करोड़ या कितने का भी बीच में कुछ किया था प्रावधान, या बाद में आया था, शायद जून जुलाई में आया था, वो मुझे याद नहीं, उसने किया था उन्होंने कि इंटरनेट कनेक्टिविटी से गाँव को जोड़ा जाएगा। तो गाँव में भी जब जैसे शहरों में आई केबल नहीं थी पहले, ऑप्टिकल फाइबर अब आने लग गई, पहले ऑर्डिनरी केबल से इंटरनेट आया था, अब गाँव में भी जाएगा। तो राज्य सरकार तो एडवांस में अगर तैयारी कर लेती है तो बुरी बात नहीं है। मान लीजिए 20%, 30%, 40% अगर किसानों को या जनता को, ग्रामीण जनता को उसका फायदा पहुंच जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और 2022 तक सारी तहसीलें, जो हमारी 388 तहसीलें हैं, वो पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी से और साथ साथ इस पोर्टल से जुड़ जाएंगी, तो घर बैठे हमको ये चीज मिलने लगी। चलिए जी, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि मेट्रो दौड़ाने के लिए पहले पटरी बिछानी होगी, सड़क पर उस मेट्रो को नहीं दौड़ाया जा सकता। मैं उन पूर्व तैयारियों की बात कर रहा था। ठीक है, मैं आशीष जी के पास आना चाहूंगा। आशीष जी, क्या आपको लग रहा है कि राजस्थान में वो तैयारियां पूरी है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने कल भी एक सवाल उठाया था ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम को लेकर। वो इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि रीट को लेकर भर्तियों की बात कही जा रही है, लेकिन 2000 मेडिकल जो ऑफिसर थे जिनकी भर्तियों को लेकर 2 बार ऑनलाइन एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खामियां थी, उसमें कुछ कमियां थी। अब उसमें हम वापस ऑफलाइन एग्जाम कराने की जो बात कह रहे हैं, उसको लेकर राजेंद्र राठौड़ साहब ने सवाल उठाए हैं। तो जब हम इन हालात में हैं, तो क्या ऑनलाइन का जो सफर है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ जो सफर है, उसमें जो पूर्व की तैयारियां होनी चाहिए थी राजस्थान के संदर्भ में अगर आपसे बात करूं, तो आपको लगता है कि वो पूरी बैठ रही हैं? प्रभा जी, जैसे अभी वरुण जी बता रहे थे कि जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है और कम्युनिकेशन की वो बात कर रहे हैं कि ये केंद्र का विषय है, तो निश्चित रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और इसी दृष्टिकोण में अगर देखा जाए तो मोदी जी ने जो जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो बात करते थे कि हमको हाईवे पे ही जोड़ नहीं देना, हमको ईवे पे भी जोड़ देना है। तो डिजिटल इंडिया के तहत जो पूरे भारतवर्ष की 6.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, उनको ऑप्टिकल फाइबर से कैसे जोड़ा जाए, उसकी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चल रही है और काफ़ी गाँव उससे जुड़ चुके हैं। ये बात तो हुई है हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की। लेकिन जहाँ तक बात है अभी रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो मुख्यमंत्री जी ने आज बोला है, तो मुख्यमंत्री जी को कई चीज़ों में उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है।
एक तो हर स्तर पे पटवारी की जो भर्तियां हैं वो सुनिश्चित की जाए, और एक टाइम फ्रेम तय किया जाए कि कोई भी अगर अपनी नकल निकलवा चाह रहा है या नामांतरण करना चाह रहा है, क्योंकि नामांतरण अगर खोलना है तो वो डिजिटली नहीं हो पाएगा। नामांतरण के लिए तो उसको तहसील कार्यालय में जाना ही पड़ेगा, पटवारी के पास जाना ही पड़ेगा, वो नकल तो निकलवा लेगा डिजिटली। और ये अच्छी बात है, जैसे मुझे भी जानकारी मिली है कि अभी तक क्या होता था कि जो नकल मिलती थी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ऑनलाइन जमाबंदी की कोई वैल्यू नहीं थी। अब जैसा वरुण जी बता रहे हैं कि अब उसको एक मान्यता प्रदान की है, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए कि जो ऑनलाइन जमाबंदी मिल रही है उसको एक मतलब कानूनी हम जामा पहनाएं कि सब उसको सब जगह मान्य किया जाए। जैसे आपको याद हो तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, तो आप देखिए कितने लाखों विद्यार्थियों को उससे एक मदद मिली कि सेल्फ अटेस्ट करने से उसको गजेटेड अफसर के चक्कर नहीं लगाना पड़ता। नहीं तो पहले जो 10वीं का विद्यार्थी है, 12वीं का विद्यार्थी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जगह जगह भटकता रहता था कि मैं किसी गजेटेड अफसर के पास जाऊं। तो निश्चित रूप से ये जो जैसे जो भी अवरोध हैं उन सबको दूर करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, और हमको भी पक्ष और विपक्ष के नाते नहीं इसको एक नागरिक के तौर पे इसका मतलब हमें इसका स्वागत करना चाहिए। अब रही बात की नामांतरण की जो बात है, तो नामांतरण में क्या सरकार इसको डिजिटलाइजेशन से जब आदमी रजिस्ट्री कराने जाता है तो क्या रजिस्ट्री और नामांतरण इन दोनों प्रोसेस को क्या सिंक्रोनाइज नहीं किया जा सकता? इस पे थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और देखिए नकल निकलवाना वाकई में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आपने नामांतरण कराने के लिए भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व होता है, टाइम भी किल होता है, और जो टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है वो पूरी होती भी नहीं है, उस टाइम लिमिट में उसका नामांतरण खुलता भी नहीं है। कई बार तो आपको कलेक्टर का इंटरवेंशन कराना पड़ता है कि साहब उसको पटवारी को कहलवाना है, तहसीलदार को कहलवाना है। तो सरकार को थोड़ा सा इस पे जो है लगाम लगानी चाहिए और थोड़ा एक तय करे। अब रही बात ऑनलाइन एग्जाम्स की, तो देखिए सरकार की निश्चित रूप से विफलता है कि 2000 डॉक्टरों को जब कोरोना काल में भर्ती किया जाना था, जब उनकी बहुत आवश्यकता थी, ऐसे समय में वो भर्तियां टाल रही है। और मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम करके एग्जाम नहीं करा सकते हैं। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर दे आर कॉम्पिटेंट एनफ, वो समर्थ हैं कि वो ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। अब सरकार ने 2 बार क्यों टाले हैं, ये सरकार को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और निश्चित रूप से इसको जल्दी से जल्दी प्रक्रिया को पूरी करना चाहिए ताकि कोरोना काल में जो हमें डॉक्टर्स हैं उनकी मदद मिले और एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाए। जी बिल्कुल आशीष जी, जिस बात को मैं पिन पॉइंट आगे करना चाह रहा था वो आपने बात बोल दी। मैं कह रहा था कि जो भी योजना बनती है उसके लिए एक लक्ष्य रखा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक वो योजना पहुंचनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि आप जब तक अंतिम व्यक्ति तक किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे तब तक उस योजना का कोई फायदा नहीं है। बीच में जब भी हम कोई एक पायदान जोड़ते हैं तो उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बढ़ जाती है। मैं इसी सवाल के साथ वरुण जी के पास वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे साथ आयुष भारद्वाज जी हैं, IT एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं इस सवाल को क्योंकि कभी भी कोई योजना जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाती है, कोई भी फायदा जनता को पहुंचाने के लिए जब हम उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं तो आप तक सरकार की तरफ से या उस एजेंसी की तरफ से क्या बातें पहुंचाई जाती हैं? आप उनमें किन चीजों का ऐसा ध्यान रखते हैं जिससे आम आदमी के लिए वो सुलभ हो? क्या हम उसके लेआउट की बात करें या हम उसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए जाने हैं और कितना वो टेक्नो सेवी हो? क्योंकि जो यूज करने वाला है उसको, जिस एंड पर उसको यूज किया जाएगा, उसकी कितनी समझ है, उसकी कितनी तकनीक को लेकर जानकारी है, उन सबको आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो जो योजनाएं आपके लिए पास बनने के लिए आती हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने के लिए, क्या वो उस स्तर तक पहुंच पाती हैं? देखिए सबसे बड़ी योजना को फैलाने के लिए डिजिटल नेटवर्क के थ्रू पहली चीज है वो है आपका टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर आपकी कनेक्टिविटी ही प्रॉपर नहीं होगी तो आप कितना ही अच्छा सॉफ्टवेयर बना ले, कितनी अच्छी एप्लीकेशन बना ले, वो एंड यूजर तक नहीं पहुंच पाएगी। अब इसको बनाने का प्रथम दायित्व है BSNL का, क्योंकि BSNL एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है और BSNL का जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। BSNL का मोटिव है नेशन सर्विंग। BSNL ने ऐसे देश भर में, देश के अलग अलग कोनों में ऐसी जगह भी टावर लगाए हैं जहां उसकी टेली डेंसिटी सबसे कम है। अब क्या हो रहा है, चरणबद्ध तरीके से BSNL को तो कमजोर किया जा रहा है और प्राइवेट ऑपरेटर्स को बढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट ऑपरेटर्स जहां भी इंटरनेट कनेक्टिविटी या टावर वहां लगाते हैं जहां उनकी टेली डेंसिटी ज्यादा है, यानी जहां उनको अच्छे यूजर मिलते हैं, वहीं वो टावर लगाते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ढाणियां हैं जहां प्रॉपर नेटवर्क नहीं आता है। उसका कारण ये है कि केंद्र सरकार इसको लेकर पॉलिसी नहीं बना पा रही है और कई अन्य देशों में भी ऐसी पॉलिसी है जहां पर प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये बाउंड किया जाए कि आपको कनेक्टिविटी ऐसे इलाके में भी देनी होगी जो जहां टेली डेंसिटी नहीं है, जहां यूजर्स कम है। अगर नेटवर्क आपका प्रॉपरली होगा तो ही आप ये एप्लीकेशंस रन कर पाएंगे। दूसरी चीज,
बहुत से लोग ऐसे, आपने बिल्कुल सही कहा, जो टेक सेवी नहीं है। इसी का फायदा जो है वो साइबर अपराधी ज्यादातर बढ़ा रहे हैं। साइबर अपराधी जैसे आपने देखा डिजिटल वॉलेट, डिजिटल ट्रांजैक्शन को चालू किया, तो साइबर अपराधी इसका फायदा उठा के गाँव में फोन करके लोगों से क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की डिटेल्स लेने लग गए, उनके वॉलेट के ओटीपी लेने लग गए और उनसे उनको चूना लगाने लग गए। अब इसमें सबसे बड़ा है कि लोगों को अवेयर किया जाए। ये काम भी क्योंकि निसंदेह सरकार का है, सरकार और एनजीओ की पार्टनरशिप करके ये काम किया जा सकता है। और सरकार चाहे तो इस काम को भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दे सकती है, क्योंकि उनके पास सीएसआर का बहुत बड़ा फंड होता है जिसको इस क्षेत्र में खर्च किया जा सकता है। और बड़े आराम से अगर लोगों को अवेयर किया जाए, जैसे उनको बताया जाए बैंकिंग सिस्टम में यूज करते टाइम आपको ओटीपी शेयर नहीं करनी है, आपको सीवीवी शेयर नहीं करनी है, आपको अपनी डिटेल्स लिख के नहीं रखनी है, आपको किसी से ये चीजें नहीं बतानी है, आपको अपना पासवर्ड हर 2-3 महीने में चेंज करना है, आपको अपना कार्ड का इंटरनेशनल यूजेस बंद रखना है, तो कहीं ना कहीं जो इसके जो दुष्परिणाम है, जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, इसको भी रोका जा सकता है। तो इन दो चीजों पर अगर प्रॉपरली काम किया जाए तो निसंदेह इसका डिजिटल गवर्नेंस का फायदा हर व्यक्ति को मिल पाएगा। जी वरुण जी, आज अगर हम ई शिक्षा को लेकर जो शुरुआत की गई है, बहुत सराहनीय कदम है। 1000 शिक्षक पूरे राजस्थान से लेकर उनमें से 100 शिक्षकों का चयन किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद उस तकनीक को आगे बढ़ाकर बच्चों तक पहुंचाने के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। लेकिन अभी इसमें क्या आपको लग रहा है कि जो इस स्तर पर, क्योंकि सरकारी जो टीचर्स हैं, सरकारी जो अध्यापक हैं, अभी उनका स्तर वो नहीं है, और अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, जितना समय बीत गया है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है पढ़ाई का, उसको पूरा करने के लिए थोड़ा और बड़े स्तर पर इसको किया जाना चाहिए। सिर्फ 16 शिक्षक वो डिजिटल वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे जिनके कंप्यूटर लैबों पर ताले लगे रहते थे, जिनकी कंप्यूटर लैब महीनों तक खुलती नहीं थी, धूल उन पर रहती थी, जिनको कंप्यूटर स्टार्ट करना बच्चों ने नहीं सीख पाए जिन सरकारी स्कूलों में, अब उनको हम सीधा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके लिए कह रहे हैं कि आपके लिए सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। आपको लग रहा है कि वो सीधा क्लासेस को उनको ग्रेस्प कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे? उससे पहले की जो कमियां थी उनको दूर करना जरूरी था। उन बच्चों को पहले टेक्नो सेवी बनाना था। कंप्यूटर की लैब ही जब नहीं खुली थी तो उनको उस वक्त उस पर अगर पहले ध्यान दिया जाता तो आज वो इस तकनीक को अपनाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते। बात जी, आप जो बात कर रहे हो उसी लिए ई शिक्षा का ये सारा सिस्टम क्रिएट किया गया है टेक्नोलॉजी का आज, क्योंकि कोरोना काल में इसकी जरूरत महसूस की गई। सारे स्कूल कॉलेज बंद थे तो बच्चों की शिक्षा कैसे हो, उनकी प्रोग्रेस मतलब 8 महीने में आप शिक्षा नहीं दोगे बच्चों को तो उनकी प्रोग्रेस रुकेगी, उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास हर तरह से रुक रहा है स्कूल बंद होने के कारण। तो ये इसकी जरूरत महसूस की गई, इसको एक सबऑर्डिनेट चीज के रूप में, ये तो है नहीं कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल भी चलेंगे। ये ई शिक्षा का एक अलग से सिस्टम भी इजाद किया गया है, जिससे जैसे महामारी के दौरान इसकी जब जरूरत हुई तो हम आगे से जब भी कोई ऐसी जरूरत हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। अब आप कह रहे हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक, आपको मैं बताऊं सरकारी स्कूल के शिक्षकों का स्तर भी इतना खराब नहीं है। जब मोबाइल के एप्लीकेशंस काम में ले सकते हैं तो शिक्षक इससे भी काम कर सकते हैं। अब जो बच्चों की आप बात कह रहे हो, बच्चों का लेवल होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ के बच्चे होते हैं, तो उस हिसाब से उनको, छोटा बिल्कुल बच्चा होगा वो भी आजकल मोबाइल हाथ से लेके अपने से ज्यादा चीजें बता देता है। तो टेक्नो सेवी तो बच्चे ही पैदा ही टेक्नो सेवी हो रहे हैं आजकल। तो बच्चों के लिए तो आप इससे निश्चिंत रहिए, क्यों बच्चे तो आजकल खुद ही टेक्नो सेवी हैं और धीरे धीरे आप देखिएगा। अब आरंभ किया है इस चीज को, जब राजीव गांधी जी 1985 में एटीएम और कंप्यूटराइजेशन इंडिया में ला रहे थे तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन आज हम उसी के बेसिस पे चल रहे हैं। तो ये चीज, ये आज विरोध तो नहीं हो रहा है एप्लीकेशंस का, ये जो मैकेनिज्म इवॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन ये आने वाले समय के लिए एक प्रोटेक्शन होगा कि हमारा फिजिकल जब सिस्टम नहीं चल रहा होगा तो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से हम उसको पार पा सकेंगे। इस जरूरत को महसूस 8 महीने में किया गया, इसलिए फटाफट ये चीजें लागू की जा रही। जी आशीष जी, हम उस दौर में अभी डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने की बात कर रहे हैं जिस दौर में अभी तक हमारे पास खुद का एक सर्वर नहीं है। मान लीजिए, बिल्कुल सही कहा वरुण जी ने कि इंटरनेट की अगर हम बात करें या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर की या नेटवर्क की बात करें तो ये केंद्र का विषय हो सकता है। केंद्र को एक और ऐसा प्रमुख विषय जिस पर अभी तक किसी का कोई ध्यान नहीं है, सरकारी जितनी भी सारी चीजें होती हैं सब हम उस जीमेल वाले प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, जो जीमेल वाला प्लेटफॉर्म हमारे इंडिया में जिसका सर्वर नहीं है। किसी भी शर्त के मुताबिक हम यहाँ पर सर्वर उसका बना भी नहीं सकते। अभी तक हम अपना सर्वर यहाँ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकारी योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम, सरकार की कार्यप्रणाली को गुप्त रखना, ये एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है। हम उसको कैसे गुप्त रख पाएंगे? गूगल ड्राइव पर हम हमारी फाइल्स को शेयर कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी शेयर कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक हम हमारा एक डोमेन नहीं बना पाए हैं, हमारा खुद का एक सर्वर नहीं बना पाए। तो ऐसे में डिजिटल की तरफ बढ़ते हुए कदम बहुत अच्छे हैं, सराहनीय है, लेकिन ये भी तो सुरक्षा भी तो एक बहुत बड़ी जरूरत है, जैसा कि आयुष जी ने भी कहा कि हम हमारे डेटा को कैसे सुरक्षित रखें। प्रभात जी, मैं दो बातें कहना चाहूँगा। अभी आप बात कर रहे थे कि हमारा कोई डेटा हम सर्वर नहीं बना पाए हैं, तो अगर आपको ध्यान होगा तो वसुंधरा जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बहुत अच्छी बिल्डिंग डेवलप की है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत अच्छा डेटा सेंटर क्रिएट किया है, जिसको बाद में अशोक गहलोत जी भी एक बार IT डे पे गए थे और उन्होंने उसकी सराहना की थी कि ये काम वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है, हाँ जी, नहीं अभय कमांड सेंटर नहीं, ये जो अपने MNIT के पास जो बिल्डिंग है ना डेटा वाली, उसका उद्घाटन किया था उन्होंने, वसुंधरा जी ने सारे टेक्नोक्रेट्स लगे हुए थे। नहीं जी, जो ये MNIT के पास में जो बिल्डिंग बनी है जहाँ पे पूरा एक डेटा सेंटर बनाया है, और मेरे हिसाब से उस पर काफी अराउंड 800 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है उस पूरे प्रोजेक्ट पे वसुंधरा जी का, जिसको CM गए थे अभी प्रेजेंट CM, उन्होंने तारीफ की थी कि ये काम वसुंधरा जी ने बहुत अच्छा किया है जी। तो देखिए ये बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा डेवलप करके दिया है। अब रही बात आप ई-शिक्षा की कर रहे थे, तो उस पॉइंट पे मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वरुण जी बोल रहे थे कि टेक्नो से भी, तो हमको यहाँ पे थोड़ा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। देखिए कि एक तो शहर के जो बच्चे हैं और जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा। जो शहर के बच्चे हैं वो छोटा भी है तो थोड़ा टेक्नो से भी है, उसके पास स्पीड भी है, स्मार्टफोन भी है, लेकिन गाँव में वो सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं। और रही बात इन्होंने आज लॉन्च किया है 15 अक्टूबर में, तो मेरे हिसाब से ये काम थोड़ा 4 महीने पहले भी किया जा सकता था, जब आपको पता है कि सारे सरकारी स्कूल बंद थे। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें बहुत ज्यादा केंद्र सरकार अगर कर देती है ऑल मैकेनिज्म, तो राज्य सरकारें भी फॉलो कर लेती। एक मिनट, नहीं मैं बात, आप मेरी बात पूरी सुनिए। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो बंद पड़े हुए हैं। अब वो 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चे हैं। अब 10th का एग्जाम देखिए, अब मार्च में एग्जाम आ जाएगा। 4 महीने में बच्चा क्या पढ़ेगा? तो क्या ये गवर्नमेंट आज से 4 महीने पहले कोई मॉड्यूल डेवलप नहीं कर सकती थी क्या? तो ऐप ही तो बनाना था, कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। अब लोग अपने प्राइवेट लेवल पे भी देखें तो प्राइवेट कंपनियां ऐप बना रही हैं, तो इनके पास जब आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छे शिक्षक अवेलेबल हैं, तो आपको हर जगह पे शिक्षक अच्छा नहीं चाहिए, आपको पूरे राजस्थान में हर क्लास का एक सब्जेक्ट का एक बेस्ट टीचर चाहिए बस। आप आशीष जी ये जो 4 महीने वाली बात कर रहे हो ना, ये मैं बोलूंगा तो आपको फिर पॉलिटिकल लगेगी। ये केंद्र सरकार ऐसी गाइडलाइन जारी कर देती बार बार, किस प्रकार से आपने जून जुलाई तक सबको, देश को, अब मैं बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, गुमराह किया। कभी कह दिया ये हो जाएगा, कभी कह दिया ये हो जाएगा, तो उस देखिए मैं करना चाहूंगा वरुण जी, अपने स्तर पे काम करने की छूट मिली है। एक मिनट मेरी बात सुने वरुण जी, अगर आपको ध्यान हो तो केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकार ने अपने स्तर पर लॉकडाउन को लेकर 3 दिन पहले फैसला लिया था ना, तो शिक्षा को लेकर क्यों फिर केंद्र सरकार का मुंह देखा जाए? लग रहा है जन आंदोलन का फैसला भी हमने पहले लिया, प्रधानमंत्री जी ने बाद में लिया है, उसको थोड़ी मैं कह रहा हूँ। लेकिन आपके इमरजेंसी लग जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, एपिडेमिक एक्ट लागू है, तो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जा सकते थे। अचानक से लॉकडाउन हुआ, अचानक से सब कुछ हुआ। मत खोलिए वरुण जी, स्कूल मत खोलिए, लेकिन अगर आप कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं इसमें कौन सी हिंड्रेंस? आप तो कर सकते थे ना केंद्रीय स्तर पर। 4 महीने क्यों, अभी 2-3 महीने से क्यों हुआ? आप अप्रैल में करते थे। देखिए ऐसा है कि जो 4 महीने तक क्यों खराब हुए? देखिए केंद्र के जो स्कूल हैं वो केवी हैं या CBSE के जो स्कूल है, अधिकतर बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं। यहाँ दिक्कत आ रही है ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए। जैसा अभी प्रभात जी बता रहे थे, गांव में कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर खुलता ही नहीं है, पता नहीं सिस्टम चालू है या नहीं चालू है। तो आपको बेसिकली करना क्या था, एक मॉड्यूल ही तो डेवलप करना था। और ये अच्छी बात है कि सरकार देर से ही जागी, लेकिन जागी तो सही ताकि आगे, क्योंकि देखिए अभी स्थिति ये है कि अभी कोरोना कोई समाप्त नहीं हुआ है। अभी ये नहीं है कि आप 31 तारीख के बाद स्कूल खोल देंगे तो कितने बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि कितने पेरेंट्स उनको भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। शहरी क्षेत्रों में जहां तक मेरा अभी एक सर्वे आया था कि 85% ऑफ द पेरेंट्स तो शहर में अपने बच्चों को भी स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं है, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्कूल जाए इस महामारी में। जी आयुष जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी आयुष जी, अभी जो सर्वर की बात चली थी, मैं आपसे थोड़ा सा तकनीकी तौर पर उस चीज को जानना चाहूंगा। कहाँ हम कम पड़ रहे हैं, या फिर तकनीकी तौर पर हमारे पास क्या संसाधनों की कमी है कि हम खुद अपना एक सर्वर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको यहाँ पर लग रहा है कि उस स्तर के तकनीशियन नहीं हैं, या फिर बजट की आपको दिक्कत महसूस होती है, या फिर सरकारी मानसिकता की कमी आपको महसूस होती है? क्योंकि ये बहुत लंबे समय से विषय चला आ रहा है। ठीक है, आपने बात सही कही है। हालांकि
सर्वर डेवलप हैं। दो यूपीए सरकार के समय एनआईसी ने इसको लेकर काम किया था और एनआईसी ईमेल आपने जोड़ा, आपने सही कहा कि जब सैटेलाइट हमारे पास खुद के हैं तो उनसे जब अब पराली को लेकर हम ये देख रहे हैं कि पराली कहाँ जलाई जा रही है, उसकी मॉनिटरिंग अगर की जा रही है, तो मेरे ख्याल से हम बहुत अच्छे स्तर पर हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर जा चुके हैं। लेकिन योजना बनाने से पहले वो क्या वो टेक्नोलॉजी उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पा रही है या नहीं, उसके लिए सुगम है या नहीं, इसकी एक रिसर्च होनी चाहिए, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को दिखाना चाहिए, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होने चाहिए, इसकी सिक्योरिटी को लेकर क्या हमें इंतजाम करने चाहिए, उनको भी अगर ध्यान में रखा जाए तो सरकार की जो कोशिशें हैं डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ने की, हर चीज को ई प्लेटफॉर्म पर ले जाने की, बच्चों को ई लर्निंग देने की, किसानों को ई पोर्टल खोल कर देने की, हम उस मकसद को पूरा कर पाएंगे जिस मकसद के साथ हम उस व्यक्ति के लिए उन डिजिटल योजनाओं को बना रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।